हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यूनिट से मेजरमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जितने भी टॉपिक्स थे, हर टॉपिक को हमने बहुत डीप में, बहुत डिटेल में समझा। हर टॉपिक्स पे क्वेश्चंस भी किया। एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो अब हम लोग जितना भी फर्स्ट चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, अब हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड बिलीव करो, अगर ये चीज़ें बहुत अच्छे से टोटल 15 लेक्चर्स में हम लोग इसे कंप्लीट करें, ये 15 लेक्चर्स में जितनी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो टॉपिक्स हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, कुछ भी हो, अगर वो बहुत अच्छे से क्लियर है तो बिलीव करो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो भी आएंगे सिर्फ वहीं से आने वाले हैं। तो हमें अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस को देखना है जो टॉपिक्स में बताए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाए उनको अच्छे से समझना है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि सीक्वेंस वाइज पहले चैप्टर में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उन सब को अच्छे से कंप्लीट करें, तो ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एकदम साथ साथ चल रहे हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। जो नहीं किया है वो कैसे भी करके टाइम निकल करके अपने पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करें और फिर साथ साथ चलें। अब आगे जो हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और ये सेकंड चैप्टर जो होगा वो होगा वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा दोबारा। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, चूँकि आज हम लोग चैप्टर का फर्स्ट डे है, तो बहुत बेसिक बात करेंगे, एकदम फंडामेंटल बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हर एक बच्चे को बातें समझ में आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेन चीज़ समझना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि है क्या ये चीज़। आज हम लोग करने वाले क्या हैं, तो आज हम लोग इस चैप्टर में कुछ बहुत बेसिक बातों को समझेंगे। वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स के क्या क्या टाइप्स हमको जानने चाहिए, हमारे लिए क्या टाइप्स ज़रूरी है वो समझेंगे, देखेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे उनकी। और फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। ट्रायंगल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जो कि इस चैप्टर का एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये 2-3 टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड है जिसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ और तुमको बता दूं इस चैप्टर के बारे में, वेक्टर एनालिसिस। देखो, वेक्टर्स उन चैप्टर में से एक है जो चैप्टर भले ख़त्म हो जाएंगे मगर इनका यूज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। हम लोग वेक्टर के यूज़ को हर चैप्टर में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लॉरेंट फोर्स हमको फाइंड करना है, वहाँ पर वेक्टर का एप्लीकेशन है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हर चैप्टर में तुमको जगह जगह मिलते रहेंगे। तो वेक्टर से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन वेक्टर का एप्लीकेशन तो हर जगह ही है। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आता होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे लॉरेंट फोर्स? अगर हमें डॉट प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना होता होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे वर्क डन? कैसे निकालेंगे टॉर्क अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता है? तो इस बात को हमको समझना होगा कि ये वेक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो जलवा है वो हर चैप्टर में तुमको देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करा। बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको पढ़ के इसको समझ के बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बच्चों आज वेक्टर एनालिसिस का सबसे फर्स्ट लेक्चर, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर स्केलर्स होते क्या है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि चलो फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तुम्हें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि स्केलर क्या, वेक्टर क्या है, मगर ठीक है, हम लोग शुरुआत तो करेंगे एकदम ज़ीरो से। हर बच्चे के लिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्केलर और वेक्टर की बात हम लोग करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से ये 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया कि चलो कुछ को स्केलर बोला जाए, कुछ को वेक्टर बोला जाए। किस आधार पे किया गया? तो ये जो बेस है, जो आधार है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पर हम ये डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसा हम लोग कहते हैं कि जिस फिज़िकल क्वांटिटीज़ में केवल उनको एक्सप्रेस करने के लिए
मैग्नीट्यूड से हमारा काम हो जाए और किसी चीज़ की ज़रूरत हमको नहीं पड़े। ऑफ कोर्स अगर यूनिट है तो एक प्रॉपर यूनिट भी होना चाहिए ताकि उसको हम एक्सप्रेस कर सकें। तो मैग्नीट्यूड से हमारा काम हो जाएगा विथ अ प्रॉपर यूनिट। जहाँ यूनिट नहीं है वहाँ पर पे जो यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है वहाँ पर यूनिट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको डील करने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, टाइम, मास, इन सब के लिए हमको डायरेक्शन जैसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। टाइम में डायरेक्शन जैसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। एरिया, वॉल्यूम, इन सब में बस वैल्यू कितनी है और अगर यूनिट है तो यूनिट पता चल जाए, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है। तो इन क्वांटिटीज़ को हमने कहा बच्चा स्केलर्स। इनमें हमको डायरेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिना डायरेक्शन के ही अब कम्प्लीटली डिफाइंड है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस फर्श का एरिया 150 मीटर स्क्वायर है या 150 स्क्वायर फीट है, तो ठीक है, इस ओके, हमको ये बात समझ में आ गई 150 स्क्वायर फीट कितना होता है। वह इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत हमको नहीं है। तो 150 स्क्वायर फीट सफिशेंट है इस फर्श के एरिया को डिफाइन करने के लिए, बस हो गया। दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड 150। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं बच्चा स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। मगर हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह केवल मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनती। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी हमको मिलती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली वो तो हर जगह होना चाहिए। बिना मैग्नीट्यूड के किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, वो तो हर जगह कंपलसरी है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं ना जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनती। जैसे मैंने कहा फोर्स, मैंने कहा इस टेबल पर फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, मगर किधर लगाऊं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, किधर लगाऊं, ये प्रश्न हो सकता है, उठ सकता है। यानी कि फोर्स 10 न्यूटन अभी कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है जब तक मैं डायरेक्शन उसमें अटैच न कर दूं। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है, उनमें डायरेक्शन का भी होना बिल्कुल ज़रूरी है। उनमें डायरेक्शन का हमको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है उस फिज़िकल क्वांटिटी का डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए, तब जा कर के हम कहेंगे हाँ अब कम्प्लीटली डिफाइंड। मैंने कहा इस टेबल पर फोर्स लगाओ 10 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ये बात क्लियर है कि सर क्या कह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर एक बात और कही जाती है, डायरेक्शन होना कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन होने से बात नहीं बनती है। यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। जो वेक्टर्स के लॉ होते हैं एडिशन के, जिस लॉ को हम लोग आज पढ़ेंगे भी, ट्रायंगल लॉ की बात मैं कह रहा हूँ, उस लॉ को फॉलो करना है। वेक्टर में डायरेक्शन तो होना चाहिए, मगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमेशा हम लोग एक एग्जांपल बताते हैं। एक फिज़िकल क्वांटिटी है, जिस फिज़िकल क्वांटिटी का नाम बच्चा इलेक्ट्रिक करंट। अब इस इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है ना। सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कहते हो ना कि करंट इस डायरेक्शन की फ्लो कर रही है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट का डायरेक्शन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सर्किट में करंट क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे डायरेक्शन हम लोग असाइन करते हैं कि भाई करंट का डायरेक्शन क्या है। पूछा जाता है एग्जाम में किसी क्वेश्चंस में। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी, बी टू ए, वॉट एवर जो भी। तो डायरेक्शन हम लोग करंट से जोड़ते हैं, ठीक है, बराबर क्लियर है। लेकिन फिर भी अब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी तुम जोड़ दे रहे हो, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी असाइन कर रहे हो करंट को, लेकिन फिर भी ये करंट वेक्टर नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट का एडिशन वगैरह जो होता है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका पूरा जो काम धाम है सब स्केलर एडिशन सब्ट्रैक्शन से होता है।
तो वही हम लोग इस बात को कहते हैं कि वेक्टर्स होने के लिए डायरेक्शन इज सफिशिएंट, डायरेक्शन इज नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। डायरेक्शन तो होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए, तब हम कहते हैं वो चीज़ वेक्टर है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। अगर थी पहले से तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसको पता कर लो कि हम लोग किस आधार पर स्केलर और वेक्टर में डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्यों इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर की कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर के तरीके से इसका जो अप्रोच है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए हमको इसको वेक्टर्स में शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्केलर और वेक्टर का एक सिंपल सा प्रॉपर सा डेफिनेशन। भाई शुरुआत तुम लोग करेंगे तो डिफाइन करेंगे ना कि भाई वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। चलो अब हम लोग बच्चों समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, हमको कौन कौन से टाइप ऑफ वेक्टर जानने चाहिए और किन किन टाइप का हमको इस चैप्टर में क्वेश्चंस में यूज़ मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमें जानने चाहिए वेक्टर के, कौन कौन से हमारे यूज़फुल हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम लोग पढ़ते हैं उसे कहते हैं बच्चों इक्वल वेक्टर्स। तो राइट डाउन हेडिंग इक्वल वेक्टर्स, साथ साथ चलना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। हमेशा मैं कहता हूँ जहाँ पर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वीडियो को पॉज करके आराम से जो भी चीज़ें बताई गई है उनको कॉपी कर लो, वरना स्क्रीनशॉट लो, जो करना है, मगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इक्वल वेक्टर्स। इस बात को ध्यान रखना है कि वेक्टर की बात हम जब भी करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे, वहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हमको बताना होगा कि कहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन के साथ क्या होता है। जैसे हमने कहा कि दो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन ये होता है कि मान लो दो ऐसे वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। ये जो लेंथ है एरो की, ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है और ये जो हेड देख रहा है ये हेड क्या शो करता है बेटा, डायरेक्शन को शो करता है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, तो बच्चों ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। इस बात को ध्यान रखना कि केवल लेंथ बराबर होने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इक्वल अगर होगा तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तभी उसको इक्वल कह सकते हो। ऐसा मत सोचना कि वैल्यू सेम है मगर डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हीं को कहोगे बच्चा इक्वल वेक्टर्स। और अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इस बात को ध्यान से समझना, अगर ये चीज़ कहीं लिखी है तो डायरेक्शन भी सेम होगा पक्का। कुछ बच्चे सिर्फ वैल्यू को देख करके कहते हैं कि सर दो वेक्टर इक्वल हो गए, ऐसा नहीं है। सिर्फ वैल्यू को देख करके नहीं कहना है, डायरेक्शन भी होगा तभी कह सकते हैं। तो कहीं पर भी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी अगर लिखा है तो एकदम अकाट्य सत्य है कि डायरेक्शन भी दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो उसकी इक्वल होनी ही होनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और दूसरी कैटेगरी जो हमको पढ़नी है वो है ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स, अब ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, ऑपोजिट वेक्टर्स अपोजिट होंगे। तो ऐसा डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं कि ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जैसा फिगर में देख रहे हो, और दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होनी चाहिए। इस बात को ध्यान समझना, मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों की मगर डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे ऑपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, सपोज दैट ये वेक्टर हमारा ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो दोनों को इक्वल नहीं कह सकते। इसकी सर दोनों की लेंथ बराबर तो है, दोनों की लेंथ बराबर तो है, कह दीजिए दोनों को इक्वल नहीं। हमें डायरेक्शन की बात भी देखनी होगी कि डायरेक्शन के साथ क्या है। तो डायरेक्शन चूँकि अपोजिट है इसलिए हम लोग इसको इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। वेक्टर में एक बात हमने
और जाननी है कि अगर कोई वेक्टर हमें गिवन है, जैसे दिस इज वेक्टर ए, अगर हम किसी वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ माइनस से, जैसे ये वेक्टर ए है, इसको मैंने माइनस ए कर दिया, तो माइनस ए जब करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी वेक्टर में हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डायरेक्शन ठीक 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगा। वेक्टर ए की डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो माइनस वेक्टर ए का डायरेक्शन साउथ होगा। वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर वेस्ट है तो माइनस ए का डायरेक्शन ईस्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब जरा मुझको ये बताओ, ये वेक्टर बी है जो ऑफकोर्स ए के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं इस वेक्टर बी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर वेक्टर बी इधर है तो माइनस बी किधर होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा। हाँ, वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ये 10 है ये भी 10 रहेगा, बस बी इधर माइनस बी इधर। अच्छा, वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं था, लेकिन वेक्टर ए माइनस बी के इक्वल है कि नहीं? इन दोनों को देखो, इन दोनों की वैल्यू सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनकी रिलेशन क्या बनता है? रिलेशन बनता है वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। कभी भी ऐसा रिलेशन मिला मतलब वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मगर डायरेक्शन क्या है उसका, अपोजिट है। या ऐसा भी कह सकते हो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा के ऐसा लिखूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसे दो वेक्टर जिनका सम 0 हो उन्हीं को कहोगे अपोजिट वेक्टर्स। ये एक और डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हो कि अपोजिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनको ऐड करने पर जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाए, उन्हीं को बोलोगे अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, चलो अगली कैटेगरी जो है वो है पैरेलल वेक्टर्स। बहुत बेसिक सा पढ़ा रहा हूँ, एकदम ज़ीरो से, हर चीज़ को समझते हुए। नाम से ही क्लियर है भाई, किसको बोलोगे पैरेलल वेक्टर्स, जो आपस में पैरेलल उन्हीं को बोलोगे पैरेलल वेक्टर्स। कहना क्या इसमें? तो ऐसे दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो, जो एक दूसरे के पैरेलल हो, वैल्यू कुछ भी हो, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, इक्वल थोड़ी बोल लो कि वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है, बस ऐसा हो कि वो दोनों वेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हुए नज़र ना आए, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ऐसे दो वेक्टर को हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनकी इक्वल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैरेलल बस होना चाहिए, इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो, आपस में इंटरसेक्ट न करते हो, उनको बोलते हो बच्चा पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, और अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो एक हम उनके बीच में रिलेशन हमेशा इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स वेक्टर बी, जहाँ के एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो यहाँ पर पे के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर के लेस देन 0 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। अभी इसकी बात हम लोग करेंगे। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो हम उन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे? कंफर्म, क्योंकि अगर अगर इक्वल वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम हो गया उनका, एंड दे विल बी पैरेलल। तो जो इक्वल वेक्टर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, पैरेलल, उनको होना ही होना है। ठीक है, चौथी कैटेगरी जो हमको पढ़नी है वो है, मान लो बच्चा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? मान लो दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो आपस में पैरेलल तो हैं, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कुछ इस तरीके से, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
और यहाँ पर भी हम एक और रिलेशन बना सकते हैं, ए इज इक्वल टू के बी। जैसा रिलेशन यहाँ बनाया था वैसा यहाँ भी बनेगा, बट कंडीशन ये होगी कि के की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तभी तो इस बात का कन्फर्मेशन होगा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो होंगे जो आपस में पैरेलल हो और उनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। एंड ए इज इक्वल टू के बी जब लिखोगे तो के की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है, बहुत बेसिक है, बहुत कुछ इसमें है नहीं, बस बहुत बेसिक सा बात है कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं। एंड फिफ्थ इज कोलिनियर वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर है, कोलिनियर। ऐसे वेक्टर्स, मान लो अगर मैं कुछ तुमको डायग्राम में ड्रॉ कर दिखाता हूँ कि मान लो मैंने कुछ वेक्टर्स ड्रॉ किए, एक ऐसे, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक ऐसे, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। इन वेक्टर्स में खास बात क्या है, इन तीनों वेक्टर्स को हम एक सिंगल लाइन पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इफ़ आई ड्रॉ अ सिंगल लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बात समझ जाना। अगर मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ करूँ, बताओ इन तीनों वेक्टर्स को इस लाइन पर हम रख सकते हैं कि नहीं। इस वेक्टर को उठा के, अच्छा वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलल ऊपर नीचे मूव करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैरेलल ज़्यादा करना है ना। इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख दूँ, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दूँ, इस वेक्टर को यहाँ रख दूँ, तो ये बताओ तीनों वेक्टर एक सिंगल लाइन पे आ सकते हैं कि नहीं। हम इनको एक सिंगल लाइन पर अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, हम इनको सिंगल लाइन पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ऐसे ही वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चा, कोलिनियर वेक्टर्स, जिनको एक ही लाइन पर तुम ला सको। अब कोई बच्चे के मन में कहेगा सर इस वेक्टर को यहाँ लाएंगे तो वेक्टर क्या डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। पैरेलल किसी वेक्टर को अगर तुम मूव करते हो तो वेक्टर विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा कि एक वेक्टर डी बी है, चलो एक वेक्टर डी है, इस वेक्टर ए बी सी को इस लाइन पर तुम शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। क्या वेक्टर डी को लाइन पर तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? कभी ये इस लाइन पर अरेंज हो ही नहीं सकता। तो ये वेक्टर डी वेक्टर ए बी सी के कोलिनियर नहीं है कि नहीं। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन के लॉन्ग हो उनको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं। एंड सिक्स्थ इज को प्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड जिसमें मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, ये बोर्ड एक प्लेन है, ये फर्श जिस पर मैं खड़ा हूँ ये एक प्लेन है, तुम जहाँ पर बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, वो एक प्लेन है शायद, है ना। तो अगर मैं इस बोर्ड पर कुछ भी कोई भी वेक्टर्स टेढ़े मेढ़े कैसे भी, इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स, कैसे भी वेक्टर्स ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, अब तुम कहोगे सर इनमें क्या खास बात है, ये ना इक्वल वेक्टर्स हैं, ना अपोजिट है, ना पैरेलल है, ना कोलिनियर, लेकिन इन पांचों में से कोई कैटेगरी नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन में, इक्वल भी नहीं है, खाली वैल्यू से थोड़ी इक्वल होगा, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है, ये सभी एक ही प्लेन में है, कोई इस बोर्ड से बाहर नहीं है, बोर्ड पर ही तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हो उन सभी वेक्टर्स को हम बोलते हैं बच्चा को प्लेनर वेक्टर्स। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे कि तीन वेक्टर्स के को प्लेनर होने की कंडीशन क्या होती है, आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे चेक करेंगे कंडीशन क्या होती है, कि अगर वेक्टर्स को प्लेनर होंगे तो उनमें क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी बात भी लोग करेंगे फर्दर, आगे चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को सब कुछ।
तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चा, को प्लेनर वेक्टर्स, जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, कोलिनियर भी नहीं है, लेकिन को प्लेनर तो है, सब के सब एक ही प्लेन में, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। अभी कुछ और कैटेगरीज हमको पढ़नी है, लेकिन पहले इन सारे टाइप्स को अच्छे से देख लो, पॉज करके कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं, कुछ और टाइप्स की बात भी करेंगे, ठीक है, मगर जल्दी चलते बच्चों आगे देखते हैं और कौन कौन से टाइप वेक्टर हमको जानने चाहिए। तो एक और वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमको बहुत यूज़ होगा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट इन टाइप्स में कह सकते हो मेरे हिसाब से, जिसका नाम बच्चा यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर इमेजिन करो जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 मिले। एक ऐसा वेक्टर इमेजिन करो जिसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और बड़े काम का वेक्टर होता है ये। इसका बहुत यूज़ है, बहुत एप्लीकेशन है पूरे वेक्टर में। तो ऐसा वेक्टर, नाम से क्लियर है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो 1 हो, उसे हम कहेंगे अ यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं? जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है एंड ये अभी यूनिट वेक्टर नहीं है। कोई वेक्टर है, कोई इसकी वैल्यू है, नॉट अ यूनिट वेक्टर, और हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। तो किसी भी गिवन वेक्टर को अगर हमको यूनिट वेक्टर में चेंज करना हो तो रूल ये होता है कि अगर किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो वेक्टर खुद ब खुद यूनिट वेक्टर में तब्दील हो जाता है। और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप दिखाकर रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं ए कैप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह हमें ये काम करना होगा जहाँ पर किसी गिवन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना होगा। तो कैसे करोगे? किसी भी गिवन वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जस्ट डिवाइड कर देना है, तो वो अपने आप ही यूनिट वेक्टर में चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला जिसको हमको अच्छे से याद रखना है। इसको बहुत जगह हम लोग यूज़ भी करें क्वेश्चंस करते समय, तो ध्यान रहे कि हम लोग ए कैप किसी वेक्टर का कैसे फाइंड कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर का बहुत एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन ये भी है कि यूनिट वेक्टर से हम लोग किसी भी चीज़ को डायरेक्शन दे सकते हैं। कि किसी भी स्केलर वैल्यू में अगर हम किसी भी स्केलर वैल्यू में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो स्केलर वैल्यू एक वेक्टर वैल्यू में चेंज हो जाती है। हम लोग पढ़ेंगे सब बातों को आगे, अभी बस बता दो इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे कहते हो यूनिट वेक्टर। और कैसे निकालते हो? किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से बस डिवाइड कर दो, ठीक है, वो बन जाएगा एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। 8th वन इज 0 और नल वेक्टर भी इसको हम लोग कभी कभी पुकारते हैं। अब जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या होता है? नाम से क्लियर है। यूनिट वेक्टर को हमने कहा कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। अब कैसे मिलेगा ये? अगर किसी वेक्टर में, जैसे वेक्टर ए है, इसमें अगर इसका अपोजिट वेक्टर में ऐड कर दूँ -a, तो व्हाट यू विल गेट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। ये इसका एक डेफिनेशन होता है। अगर किसी वेक्टर में उसका अपोजिट वेक्टर ऐड कर दिया जाए तो जो मिलेगा वही ज़ीरो वेक्टर होता है। क्लियर है? एक बात ध्यान रखना कि ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ज़ीरो होता है, मगर इसका डायरेक्शन जो है वो अनसर्टेन होता है, ये हमको नोन नहीं होता है। इस बात को ध्यान समझना, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देना हो कि जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं सर, तो अगर कोई पार्टिकल है और वो रेस्ट में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो वेक्टर है, क्योंकि वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। तो अगर कोई पार्टिकल किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है तो वहाँ जो उसकी वेलोसिटी वेक्टर है वही वेक्टर एक जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन जिसका अनसर्टेन होना चाहिए। अगर किसी वेक्टर में हम ज़ीरो वेक्टर को ऐड कर दे, a + 0 कर दे,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारा ए ही आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ज़ीरो वेक्टर में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कोई के या लैम्डा कोई वैल्यू है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बी अ ज़ीरो वेक्टर, वो एक ज़ीरो वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है ज़ीरो वेक्टर की, अगर याद रखोगे अच्छी बात है, कभी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दो और वेक्टर पढ़ लेते हैं। जैसे एक है बड़े काम का, 9th मान लो, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर। चलो, पोजीशन वेक्टर का हमको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी हम लोग बहुत दफ़ा बात करेंगे पूरे अपने फिज़िक्स में। मान लो हमने क्या किया, एक 3D स्पेस में एक 3 डायमेंशनल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सपोज एक्स, वाई एंड दिस इज जेड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस स्पेस में कोई पॉइंट है P हैविंग सम कोऑर्डिनेट x, y, z, कुछ ना कुछ होगा ही। अब उस पॉइंट को मान लो ये ओरिजिन है, इस एक्सिस का, इस एक्सिस कह सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हो, जो कह सकते हो, ये इसका ओरिजिन है। यहीं से हम साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे। हमने क्या किया, ओरिजिन से इस पॉइंट P को मिला दिया, तो ये जो वेक्टर हमको मिला, वेक्टर OP को ही हम कहते हैं किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, याद रहेगा। तो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, किसी सिस्टम ऑफ एक्सिस में अगर हम लोग किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं, तो जो वेक्टर मिलता है वही तुम्हारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से पॉइंट की तरफ होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। देन एक और चीज़ पढ़ लिया जाए, पोजीशन वेक्टर की अगर बात हम लोगों ने किया है, तो लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इसकी बात भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन मान लो मैंने क्या किया, एक 3 डायमेंशनल एक्सिस खींचा स्पेस में, x, y और z, ठीक है। ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को हम लोग जनरली R से भी डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है बच्चा लोग मान लो R1, और ये कोई दूसरा पॉइंट है Q जिसका पोजीशन वेक्टर है मान लो R2, ठीक है। और पार्टिकल P से Q की तरफ जाता है, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट R। तो ये R1 R2 तो पोजीशन वेक्टर है, ये R जो है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला कैसे जाए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R, इसके लिए हमेशा हमको R2 माइनस R1 करना होगा, ठीक है। हमेशा फाइनल पॉइंट की पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को हमको माइनस करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस विल बी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कहीं पर भी, इसकी भी बहुत हमको जरूरत पड़ेगी अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो ये बच्चों वेक्टर के वो टाइप्स हैं जो हमको जानने चाहिए, जो हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिनके बारे में हमको अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन से वेक्टर का क्या मतलब होता है, इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है, कोलिनियर का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो ये एक बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर था जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे कि हम लोग जो बात कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। तो मन में एक सवाल, क्या है, कौन सा लॉ है जिसको इलेक्ट्रिक करंट बेचारा फॉलो नहीं करता, उसको दरकिनार कर दिया, ऐसा क्या है। तो अब देखते हैं कि वो किस लॉ की बात कर रहे हैं, किस ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं जो ज़रूरी है वेक्टर को वेक्टर होने के लिए, किसी फिजिक्स क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, ठीक है। तो अब ग्राफिकल मेथड से हम लोग थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर हम लोग इन पे आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से भी कॉपी कर लो, फिर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन शुरुआत करते हैं जल्दी।
अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का ग्राफिकल तरीका क्या होता है, फिगर से कैसे। इसके दो तरीके हम लोग पढ़ेंगे, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम लोग पूरा पैरेललोग्राम मेथड पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। मगर उसके पहले अगर हम किसी फॉर्मूले की हमको यूज़ नहीं करना हो, डायग्राम के हेल्प से दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करना हो, तो उसी को बोलते हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड। क्या होता है देखते हैं, एग्जाम्पल लेके। बहुत ही सिंपल है मगर बहुत बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये मेथड बिल्कुल एकदम अच्छे से आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर हमें दिया है बी। ठीक है, कुछ ऐसे, ये दिस इज वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है, दोनों वेक्टर का हमें डायरेक्शन दे दिया है कि वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, किधर जा रहा है, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, किधर जा रहा है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों गिवन है और तुमसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर का एडिशन की वैल्यू कितनी आएगी, इनको ऐड करने पर वैल्यू क्या आएगी, जिसको हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं ना। तो बहुत तरीका है इसका फाइंड करने का। ग्राफिकल मेथड से करने का तरीका क्या है कि पहले हम लोग वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है। अगर वेक्टर ए की वैल्यू छोटी है तो हम लोग स्केल को बढ़ा करके वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इससे बोलते हैं वेक्टर का टेल, ये होता है वेक्टर का हेड। अब वेक्टर बी को जहाँ पे वेक्टर ए का हेड है वहाँ से शुरुआत करना है, मतलब वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट होगा और जो बी का डायरेक्शन दिया है वहाँ पे बी को खींच देना है। तो बी का डायरेक्शन मैंने मानते हुए बी वेक्टर बी को मैंने खींच दिया इस तरीके से, लाइक दैट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड में पहले वेक्टर ए लिया, जहाँ पर ए ख़त्म वहाँ से बी शुरू कर दिया। ऐसा करने के बाद जो ए का टेल है और बी का हेड है इनको आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, और एरो लगाना हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ, इस बात को ध्यान रखना। एरो बहुत देखो ज़ीरो से बता, एकदम ज़ीरो से बेस, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता कि यार कैसे करते हैं वो भी सीखो। एरो हमेशा लगाते इनिशियल से फाइनल, चाहे दो वेक्टर को ऐड करो चाहे 2000 वेक्टर को ऐड करो, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो पहले वेक्टर से जहाँ से शुरू करे और जहाँ आखिरी वेक्टर ख़त्म हो रहे उन्हीं को मिलाना है और डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल होगा। तो यही दोनों वेक्टर का एडिशन है, सम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, एरो के साथ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ हमको मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कैसे करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्शन दोनों फाइंड करके बताऊँगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मान लो मुझको b प्लस ए फाइंड करने को बोला कि व्हाट इज़ b प्लस ए, b प्लस ए बताओ। तो ठीक है, पहले वेक्टर b ड्रॉ कर लो। वेक्टर b ड्रॉ कर लिया मैंने डायरेक्शन के हिसाब से। फिर जहाँ पर वेक्टर b ख़त्म हो रहा है वहाँ से वेक्टर a को ड्रॉ करना है। थोड़ा सा वेक्टर b को नीचे कर दूँ मैं, क्योंकि वेक्टर a ऊपर जाने वाला है। तो ये हो गया वेक्टर b और ये वेक्टर b का टेल, ये वेक्टर b का हेड। अब जहाँ से वेक्टर b ख़त्म हुआ वहाँ से वेक्टर a को शुरू करो। वेक्टर a का डायरेक्शन दिया है, वैल्यू दी है, उसके हिसाब से वेक्टर a को ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया वेक्टर a। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, वही किया कि जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे एंड हुआ है उनको आपस में मिला दिया, कुछ इस तरीके से। यही दोनों वेक्टर का सम होगा b प्लस ए, दैट इज़ रिजल्टेंट। और एडिशन में ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं होता है, देख के भी कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस ए एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, a प्लस बी करो चाहे तुम्हारा मन b प्लस ए करो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों वैल्यू बराबर होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, यानी कि जो दो वेक्टर हैं ये इक्वल वेक्टर के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता कि a प्लस बी कर रहे हो कि b प्लस ए कर रहे हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फिगर बन रहा है बच्चा, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, दो वेक्टर को लिया, रिजल्टेंट ट्रायंगल बन गया। इसीलिए इस मेथड को हम लोग ट्रायंगुलर या ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन भी कहते हैं।
जैसे बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, बहुत लोग बातचीत करते हैं कि वेक्टर के ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब हो। यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। रिजल्टेंट के साथ दोनों वेक्टर मिल करके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको ट्रायंगल मेथड भी हम लोग कहते हैं। बड़ा ही शानदार मेथड है ये, ठीक है। इनकेस मान लो मेरे पास 3 वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मान लो बी, और ये कोई वेक्टर मान लो ऐसे दिया हमें सी, ठीक है। ऐसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 वेक्टर को मान लो ऐड करना है। तीनों वेक्टर का तुमको मैग्नीट्यूड, तीनों वेक्टर का डायरेक्शन एकदम क्लियरली तुमको डिस्क्राइब कर दिया है कि तीनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या, सब कुछ बता दिया है। अब बोल दिया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मैंने पहले का फ़र्क नहीं पड़ता है, ए बी सी ऐड करो, चाहे बी सी ऐड करो, चाहे सी ए बी ऐड करो, किसी को भी पहले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं ए को लेके चलता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए, ठीक है। जहाँ पर वेक्टर ए ख़त्म हुआ वहाँ से वेक्टर बी, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी। जहाँ पर वेक्टर बी ख़त्म वहाँ से वेक्टर सी, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर सी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर वेक्टर ए के टेल से वेक्टर सी के हेड को ज्वाइन कर दिया, कुछ इस तरीके से, और ये लगा दिया एरो, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। बहुत आसान सा मेथड है। अच्छा, अगर मैं केवल इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं, ये तो ए और बी का एडिशन हो गया ना, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बहुत सिंपल सा ये मेथड होता है, मगर बड़े काम का मेथड होता है। तो यही होता है बच्चों ग्राफिकल मेथड से वेक्टर्स को ऐड करना, या ट्रायंगल मेथड से वेक्टर को ऐड करना, या वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल मेथड, जो कि इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम वेक्टर की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। तो ये तो ग्राफिकल मेथड से एडिशन सीख लिया, अब ग्राफिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो। चलो बच्चों, सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं। ग्राफिकल मेथड से 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। चलो यहाँ भी चलो एग्जांपल लिया मैंने, कोई 2 एग्जांपल ले लिया। ये वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर बी, ठीक है। और हमसे कहा कि इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस निकालो, दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए वैल्यू सेम, मतलब वैल्यू सेम होगी मगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं होगा, जबकि एडिशन में ऐसा होता था। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ पहले, वो कैसे निकालते देखो। हम लोग ए माइनस बी को एडिशन में क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट ना करके वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड कर देते हैं। एडिशन तुमको पता है ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं। तो माइनस बी को ऐड कर दिया जाए वेक्टर ए में, ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। और अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसका निगेटिव तो हमको पता ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेक्टर बी इधर है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, वैल्यू बराबर हो कुछ इस तरीके से। अगर वेक्टर बी तो माइनस बी क्या होगा, ठीक ऐसा होगा। तो ए में बी को नहीं, हम ए में माइनस बी को ऐड कर दें तो ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। बस इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हुआ वेक्टर ए, और यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा बी को नहीं, माइनस बी को, कुछ इस तरीके से, फाइन, माइनस बी। और अगर मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से मिला दिया तो यही दोनों वेक्टर का एडिशन हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी, जो इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी। तो इस तरीके से 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हो एडिशन के हेल्प से। बस नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दो। जैसे कोई एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मुझको फाइंड करना है b माइनस ए। बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर याद रखना a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होते, डायरेक्शन का फ़र्क हो जाएगा। वैल्यू बराबर होगी दोनों की, मगर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा।
तो अब मुझको अगर फाइंड करना है b माइनस a, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा कि यार वेक्टर b में हम माइनस a को ऐड कर दें। तो वेक्टर b तो किस डायरेक्शन में है देख ही रहे हो, वेक्टर b इस तरीके जा रहा है। अब इसमें माइनस a को मुझको ऐड करना है, तो अगर ये वेक्टर a है तो माइनस वेक्टर a तो इस तरफ होगा, जस्ट उसका अपोजिट। अगर कोई वेक्टर पता है तो उसका नेगेटिव तो पता कर सकते हो। तो यहाँ पर वेक्टर b हमने ड्रॉ किया है, जहाँ पर वेक्टर b का हेड है वहाँ से हम लोग माइनस a को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस वेक्टर a, ठीक। और जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो और एरो लगाए हमेशा इनिशियल टू फाइनल। तो कुछ जैसे दिख रहा है कि नहीं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं। तो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a, डायरेक्शन का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक और तरीका तुमको बताता हूँ सब्ट्रैक्शन का, वो भी अच्छा तरीका है, उसको भी देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर x और दूसरा है वेक्टर y, और हमें फाइंड करने को बोला गया वेक्टर x माइनस वेक्टर y। तो एक तरीका तो ये देख लिया, एक और तरीका देख लो, बड़े काम का मेथड है ये भी। इस मेथड में, ये सेकंड मेथड कह सकते हो, हैशटैग लगा दो यहाँ पर, सेकंड मेथड कह सकते हो। इस मेथड में करना ये है, ये मेथड हल्का सा डिफरेंट ऐसे है कि एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर लो, x को भी ड्रॉ कर लो और उसी पॉइंट से y को भी ड्रॉ कर लो। ये x और ये y, ठीक है। यहाँ पर पे एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है। फिर दोनों के वर्टेक्स को मिला दो कुछ इस तरीके से। अब इस लाइन पर जो एरो लगाना है वो उल्टा लगाना है। अगर मुझको x माइनस वाई फाइंड करना है तो एरो y से x की तरफ होना चाहिए। यही तुम्हारा है x माइनस y। ये भी एक मेथड होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मान लो मुझको फाइंड करना है इसी में वेक्टर y माइनस वेक्टर x फाइंड करना है। तो मैं करूँगा एक ही पॉइंट से पहले वेक्टर x और वेक्टर y को ड्रॉ कर लूँगा। जो भी x और y का डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से x और y को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर लो। तो x और y को एक ही पॉइंट से हमने ड्रॉ कर दिया। ये वेक्टर x हो गया, ये वेक्टर y, दोनों का डायरेक्शन जहाँ जहाँ था ड्रॉ कर दिया। फिर वही काम करो, दोनों के वर्टेक्स को मिला दो, मिला दिया, और एरो हमेशा उल्टा लगाना है। अगर मुझको फाइंड करना है y माइनस एक्स तो मैं एरो लगाऊंगा x से y की तरफ, मतलब x के वर्टेक्स से y के वर्टेक्स की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चा y माइनस एक्स। तो ये भी एक मेथड होता है सब्ट्रैक्शन फाइंड करने का, जहाँ पर पे दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। और ये भी एक मेथड है जहाँ सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज कर दिया और एडिशन का जो रूल होता है उसको फॉलो कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों दो वेक्टर के हम लोग सब्ट्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बातचीत करेंगे जल्दी। ओके फाइन। तो आज की क्लास हम लोग बच्चों यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आज जैसा कि फर्स्ट क्लास था तो बहुत बेसिक, बहुत एलिमेंट्री लेवल की हमको बातचीत करनी है, और जो भी बेसिक्स हैं हमको इस चैप्टर के वहाँ से शुरुआत करनी है। एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूँ ताकि हर एक बच्चों को समझ वेक्टर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ट्रायंगल लॉग की जिसकी बात हमेशा होती है वो मेथड क्या होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। इनमें कोई डाउट्स अगर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इससे हमेशा बताते हो। और मीनिंगलेस क्लास में और इन ग्राफिकल मेथड्स पे जो सीखा हम लोगों ने इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का अगला मेथड भी पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, मगर नेक्स्ट क्लास में तब तक जो शुरुआत में कहा था उसको फॉलो करो। जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लो। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में, तब तक खूब मस्ती में पढ़ो, खूब खुश रहो, खूब ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच।